Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 13th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है या फिर पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्मेशन कैसे होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन को। सो ट्रांसलेशन को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टीआरएनए के बारे में, क्योंकि इसमें टीआरएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है और ठीक है, टीआरएनए को क्या बोलते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल, और टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। सो सबसे पहला पॉइंट है कि अमाइनो एसिड डोंट हैव स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज, यानी कि अमाइनो एसिड के पास कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज नहीं होती कि वो कोड को यूनिक तरीके से रीड कर सके। उसके बाद फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने प्रपोज किया था प्रेजेंस ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल की, अडेप्टर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के समय पे। उसके बाद टीआरएनए बिफोर वाज कॉल्ड एसआरएनए, टीआरएनए को पहले एसआरएनए के नाम से जाना जाता था। एस का फुल फॉर्म है यहाँ पे सोल्यूबल आरएनए। ओके, उसके बाद अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन, कि जब जीन का अल्टीमेट एक्सप्रेशन हो जाता है तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, कि टीआरएनए हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। टीआरएनए के पास एक एंटीकोडॉन लूप प्रेजेंट होता है जिसके बेसिस जो भी कोड होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एंटीकोडॉन पे कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो कोड होता है उसके बेसिस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद टीआरएनए के पास अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टीआरएनए फॉर इनिशिएशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए, यानी कि इनिशिएशन के लिए वहाँ यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक टीआरएनए देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम इनिशिएटर टीआरएनए। ओके, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, जो भी स्टॉप कोडॉन होते हैं 61, तो मतलब टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, उनमें से 3 कोडॉन जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो उनके लिए हमें कोई भी टीआरएनए देखने को नहीं मिलता। उसके बाद अगर पूछे कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके से जो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई है कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है टीआरएनए का, वो हमें दिखता है इन्वर्टेड एल शेप में, यानी कि उल्टा जो एल होता है उस तरीके से हमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब हम ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम ट्रांसलेशन की डिटेल प्रोसेस में भी जाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं, किसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है। ओके, तो सबसे पहली बात, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से आके जुड़ते हैं और हमें पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिफाइंड बाय सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए, कि अमीनो एसिड का जो भी सीक्वेंस होगा, जो भी ऑर्डर होगा, वो कैसे डिफाइन होगा, जो कि एमआरएनए में जो बेसिस प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमें ऑर्डर और सीक्वेंस देखने को मिलेगा अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड जॉइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, हमें पता है कि 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हमें देखने को मिलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमें लगती है भाई एनर्जी। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको और बोला जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और इसका और एक नाम होता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड के एक्टिवेशन की जो प्रोसेस होती है वो एटीपी के प्रेजेंस में होती है, लिंक टू देयर कॉग्नेट एसिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, कि इसके लिए एटीपी लगेगा फर्स्ट प्रोसेस के लिए। इफ 2 सच चार्ज टीआरएनए, अगर ऐसे ही 2 चार्ज टीआरएनए अगर एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है टुवर्ड्स एनर्जेटिकली, यानी कि यहाँ पे हमें एटीपी लगेगी। ओके, देन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन।
अगर यहाँ पे कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो हमें पता है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन की मतलब जो कि स्पीड होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो अगर यहाँ पे हमें कोई कैटलिस्ट देखने को मिलता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के रेट को एनहांस करने का काम करेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज राइबोसोम सेलुलर फैक्टर फॉर सिंथेसिस मैग्नीशियम प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हमें मेनली यहाँ पे राइबोसोम लगेंगे। और जो राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें मैग्नीशियम भी जरूरी होता है। यहाँ पे राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल आरएनए और 80 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। देन इन इनएक्टिव स्टेट एग्जिस्ट एज द टू सब यूनिट, कि जब राइबोसोम इनएक्टिव स्टेट में होता है तो हमें उसके दो सब यूनिट देखने को मिलते हैं। एक तो होता है लार्ज सब यूनिट, सेकेंड होता है स्मॉल सब यूनिट। तो जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो एनकाउंटर करता है एमआरएनए को और फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस बिगिन होती है। और जो लार्ज सब यूनिट होता है उसकी दो साइड्स होती है। पहली साइड अमाइनो एसिड टू बाइंड, कि जहाँ पे अमाइनो एसिड आके बाइंड हो जाएगा, और जो सेकेंड साइड होती है लार्ज सब यूनिट की, वहाँ पे सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बी क्लोज इनफ टू ईच अदर टू फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पहली साइट होगी जहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड हो जाएगा, और जो सेकेंड साइट होगी वहाँ पे जो सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड होंगे वो इतने करीब होंगे कि उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एक राइबोसोम होता है जो कि कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप 23S आरआरएनए, जो कि हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, तो ये एज ए एंजाइम भी काम करता है और ये एक स्ट्रक्चरल आरएनए भी है। उसके बाद अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए इज सीक्वेंस ऑफ आरएनए, कि एमआरएनए में हमें एक ट्रांसलेशनल यूनिट भी देखने को मिलती है जो कि आरएनए का ही सीक्वेंस होती है, जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करने का काम करती है। और ये जो ट्रांसलेशनल यूनिट होती है इट्स फ्लैंक बाय स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, यानी कि जो भी ये ट्रांसलेशनल सीक्वेंस होगी पूरी, उसमें हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट कोडॉन देखने को मिलेगा और एंडिंग में हमें यहाँ पे स्टॉप कोडॉन देखने को मिलता है। और जो स्टार्ट कोडॉन हमें देखने को मिलता है वो होता है मेनली AUG, जो कि मिथ्योनिन को कोड करने का काम करेगा। उसके बाद mRNA has some additional sequences that are not translated। mRNA के पास कुछ ऐसे additional sequences भी होते हैं जो मतलब ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको बोलते हैं untranslated region, यानी कि UTRs require for efficient translation process। लेकिन ये भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। और ये जो untranslated region होते हैं is present at both 5' end and 3' end, यानी कि हमें 5' end पे भी देखने को मिलेंगे और 3' end पे भी देखने को मिलेंगे। तो 5' में ही हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहां से स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले, और जो 3' एंड है वहां पे जो स्टॉप कोडॉन है उसके बाद हमें देखने को मिलता है UTR, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन। उसके बाद फॉर इनिशिएशन, जो इनिशिएशन की प्रोसेस होती है उसमें राइबोसोम बाइंड करता है mRNA पे एट द स्टार्ट कोडॉन AUG, जहाँ पे AUG यानी कि स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आके राइबोसोम आके बाइंड करेगा। और इसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, इनिशिएटर tRNA। फिर जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्सेस कंपोज ऑफ सिक्वेंशियली बाइंड टू अप्रोप्रिएट कोडॉन इन mRNA बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद tRNA एंटीकोडॉन, कि मतलब जो कि हमारी इलोंगेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पे मेनली हमें प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो mRNA के ऊपर जो एंटीकोडॉन लूप प्रेजेंट है उसके ऊपर जो बेसेस प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमें बेस पेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, और इस तरीके से राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन मूव करता है अलोंग द mRNA एंड फिर एक एक करके अमाइनो एसिड ऐड होते हैं, अमाइनो एसिड एडेड 1 by 1, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस में और इसको डिक्टेट करने का काम करता है DNA। और ये जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस होते हैं ये रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं RNA से। फिर अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कहीं ना कहीं तो रोकना होगा ना, ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती ही जाएगी। तो वहाँ पे एक एंड यानी कि एक रिलीज फैक्टर हमें देखने को मिलता है जो कि स्टॉप कोडॉन पे आके बाइंड हो जाता है और फिर वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम करता है। ट्रांसलेशन रिलीजिंग कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, फिर जैसे ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड जो कि बना है उसको वो रिलीज कर देता है फ्रॉम राइबोसोम। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ है वोबल हाइपोथेसिस जो कि दी थी फ्रांसिस क्रिक ने, कि यहाँ पे देखो
मैंने बोला ना कि एंटीकोडॉन लूप पे हमें एक कोड देखने को मिलता है जो होता है, सपोज कर लो UAG, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनेंगे कोडॉन के। तो एक मिनट मैं इसको रफ कर देती हूँ। ओके, तो ये है टीआरएनए का स्ट्रक्चर जिसमें हमें 3 प्राइम एंड देखने को मिल रहा है और 5 प्राइम एंड। यहाँ पे ये होता है नीचे वाला हिस्सा एंटीकोडॉन लूप। तो यहाँ पे हमें UAG देखने को मिल रहा है और जो कोडॉन है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि 3 बेसिस मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन होता है, ठीक है। तो जो पहले वाले 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना वो होती है स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, और जो थर्ड वाला होता है ना वहाँ पे होती है नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड यानी कि जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि U के अपोजिट A आएगा, A के अपोजिट U आएगा, G के अपोजिट C आएगा। लेकिन जो थर्ड वाला कोड है जहाँ पे हमें G देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे G के अपोजिट U है, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग हो गई। तो देखो बेस इन, और मेनली ये जो थर्ड वाला होता है ना न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ ही होती है नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। तो बेस इन एंटीकोडॉन हमें देखने को मिलेगा, सपोज A है तो हमें उसके अपोजिट U देखने को मिलेगा, अगर G है तो हमें U या फिर C देखने को मिलेगा, अगर C है तो उसके अपोजिट G देखने को मिलेगा, U है तो उसके अपोजिट हमें A या फिर G देखने को मिलेगा, अगर I है तो उसके अपोजिट हमें A, U या फिर C देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, नहीं, ये एक नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होती है जो कि थर्ड वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें हमें मेनली देखने को मिलती है। उसके बाद थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन इन mRNA शो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग विद फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द tRNA एंटीकोडॉन, ठीक है। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो थर्ड वाला होता है वो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करता है। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो देखो, तो राइबोसोम में हमें क्या देखने को मिलता है? राइबोसोम के स्ट्रक्चर में हमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलते हैं, आरआरएनए। ये हो गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर जिसमें होती है एक लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। इस सब यूनिट पे हमें 3 तरीके के साइट्स देखने को मिलते हैं। एक तो होती है ए साइट, एक होती है पी और एक होती है ई साइट। तो जो ए वाली साइट होती है ना वहाँ पे होता है अमाइनो एसाइलेशन, उसके नाम पे ही इसके नाम पड़े हैं साइट्स के। जो पी वाली साइट होगी वहाँ पे होगी पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी और ई वाली साइट होती है एग्जिट। अब ये क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट के अंदर हमें 70S राइबोसोम देखने को मिलता है जिसके 2 यूनिट होते हैं, 50S और 30S। अब आप बोलोगे कि 50 और 30 तो 80 होता है, तो फिर यहाँ पे ये 70 कैसे आ गया? तो ये राइबोसोम मतलब इसका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है ना उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है, और जो S होता है उसका फुल फॉर्म होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, तो देखो 70 में क्या होता है, 50S और 30S इसके 2 यूनिट हो गए। 50S के भी 2 यूनिट हमें देखने को मिलते हैं, 5S आरआरएनए और 23S आरआरएनए, और इसके अंदर हमें 33 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो 30S होगा, 30S के एक ही यूनिट होती है 16S आरआरएनए और इसके अंदर हमें 21 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन देखने को मिलते हैं। फिर जो यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोट में हमें देखने को मिलता है 80S राइबोसोम जिसके 2 यूनिट होते हैं 60S और 40S। जो 60S होता है इसके हमें 3 यूनिट देखने को मिलते हैं, 5.8S, 28S एंड 5S आरआरएनए, और इसके अंदर 51 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। जो 40S होगा उसमें होगा 18S आरआरएनए और 33 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस हमने देखी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे होगा? अमीनो एसिड की रिएक्शन होती है एटीपी से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो अमीनो एसिड के साथ एएमपी आके जुड़ जाता है और इसका हो जाता है एक्टिवेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखो यहाँ पे हो गई चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसमें टोटल 2 एटीपी हमें लगते हैं। फिर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के बाद होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में एंजाइम इन्वॉल्व होता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जिसके लिए एटीपी हमें लगेगा। तो सबसे पहले एटीपी हमें लगा एक्टिवेशन में, सेकेंड लगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में, और टोटल हमें यहाँ पे 2 एटीपी की जरूरत होती है। फिर अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोट में इनिशिएशन प्रोसेस जो होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट, तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैं IF का जिक्र करूंगी तो IF मतलब आप समझोगे कि इनिशिएशन फैक्टर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम इन्वॉल्व होता है, 70S राइबोसोम इन्वॉल्व होता है।
तो यहाँ पे हमें 3 तरीके के IF फैक्टर जो है इनिशिएशन फैक्टर इन प्रोकैरियोट इनिशिएशन वाली प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है IF1, सेकेंड इज द IF2 जिसके साथ GTP भी आएगा, एंड थर्ड होता है IF3। अब देखो, जो मैंने आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया था वहां पे मैंने आपको दिखाई थी ई साइट। तो जो IF3 फैक्टर होता है वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट ई साइट पे जाके जुड़ता है। फिर जो IF1 होगा वो ए साइट पे आके बैठता है, वहां पे आके वो जुड़ेगा, और जो IF2 प्लस GTP है वो लेके आता है इनिशिएटर tRNA को ऑन पी साइट। IF3 जो है वो ई साइट पे जाके बैठेगा, IF1 जो है वो ए साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा, और जो IF2 और GTP है वो इनिशिएटर tRNA को लेके आता है। और इनिशिएटर tRNA क्या करता है? इनिशिएटर tRNA लेके आता है मिथ्योनिन को, जो कि होता है फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन इन प्रोकैरियोट्स मेनली। ये एक बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, ये है यहाँ पे mRNA का स्ट्रक्चर पूरा, इसके ऊपर बैठा है ये राइबोसोम, और ये जो सीक्वेंस होता है पूरा इसको बोलते हैं शाइन डाल्गेनो सीक्वेंस। अब देखो, फ्री राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट बाइंड इन द शाइन डाल्गेनो सीक्वेंस ऑन द mRNA के ऊपर ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट होगा राइबोसोम का वो आके बाइंड हो जाएगा, और जितने भी इनिशिएशन फैक्टर है वो भी आके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। फिर स्मॉल सब यूनिट तो आके बाइंड हो गया, अब होता है लार्ज सब यूनिट का रिक्रूटमेंट यानी कि लार्ज सब यूनिट को लाया जाएगा। फिर जो IF2 के पास जो GTP प्रेजेंट होता है उसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। उसका हाइड्रोलिसिस किसमें हो जाएगा? GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर हाइड्रोलिसिस होने के बाद एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होने के बाद जो एनर्जी है वो किस चीज में यूज होगी? कि दोनों राइबोसोम को इंटैक्ट करने में, यानी कि जोड़ने में, जो कि स्मॉल राइबोसोम का यूनिट था और लार्ज राइबोसोम का यूनिट था, इन दोनों को जोड़ने में ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसका यूज किया जाता है, विच यूज टू मेक द इंटैक्ट राइबोसोम 70S, एंड देन जितने भी इनिशिएटर फैक्टर थे वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। ये तो होगी इनिशिएटर प्रोसेस इन प्रोकैरियोट। अब हम देखेंगे इनिशिएशन प्रोसेस इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोटिक में हमें पता है कि 80S राइबोसोम यहाँ पे यूज होता है। वहां पे हमने IF यानी कि इनिशिएशन फैक्टर बोला था, यहाँ पे हम बोलेंगे EIF यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है EIF3 जो कि 40S राइबोसोम की यूनिट होती है, उसकी जो ई साइट होती है उसके ऊपर जाके बाइंड होता है EIF3, और EIF2 जो है वो बाइंड होता है पी साइट के ऊपर। इसके पास प्रेजेंट होता है GTP और tRNA भी प्रेजेंट होता है, ये इसको लेके आता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और जो इनिशिएटर tRNA था वो प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन को लेके आता था, लेकिन यूकैरियोट में जो इनिशिएटर tRNA है वो नॉन फॉर्माइलेटेड tRNA को लेके आएगा। और ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स के साथ अगर आप EIF5, EIF1 और EIF1A को जोड़ोगे तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद देखो EIF4F ये बाइंड होता है mRNA के ऊपर और इसको बोलते हैं हेट्रोमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। फिर जो EIF4A होता है उसके पास हेलिकेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है और ATP भी प्रेजेंट होता है। देन EIF4G के पास ये एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होता है और ये पॉली ए टेल के साथ जाके इंटरैक्ट करता है और इसके पास पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। फिर EIF4E जो है वो 5 प्राइम जो कैप होती है mRNA की उसके ऊपर जाके बाइंड करता है, और जो EIF4H है वो लेके आता है EIF4B को, ताकि वो जो हेलिकेज एक्टिविटी है EIF4A की इसको वो एक्टिवेट कर सके। ठीक है, ये बस मतलब आपको फैक्टर्स के नाम को याद रखना है कि कौन सा फैक्टर क्या फंक्शन करता है, मेनली तो यही इंपॉर्टेंट है। तो एक सीक्वेंस होता है कोजैक सीक्वेंस जो होता है ACC-AUGG, ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है mRNA के ऊपर, ये आपको याद रखना है। अब जो राइबोसोम है वो राइबोसोम जाके बैठेगा mRNA के ऊपर और वो बाइंड हो जाएगा EIF4F कॉम्प्लेक्स से। फिर स्कैनिंग स्टार्ट होगी एंड देन इट विल रिएक्ट्स टू AUG साइट। जब है AUG यानी कि जो स्टार्टिंग साइट है उसके ऊपर जाके जब ये पहुंच जाएगा तब ATP का हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, और जो 40S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने के बाद विच यूजेस टू हेल्प लार्ज सब यूनिट टू बाइंड स्मॉल सब यूनिट। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये स्मॉल सब यूनिट को लार्ज सब यूनिट को दोनों को बाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो इनिशिएशन जो
एफ होता है जो राइबोसोम से जुड़े थे वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक फैक्टर्स थे वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। ये तो हो गई इनिशिएशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। अब हम देखेंगे इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके, तो देखो इसमें मेनली 3 प्रोसेसेस हमें देखने को मिलेंगी। एक तो होती है डीकोडिंग, जो कि एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को डीकोड करने का काम करेगी। सेकेंड होती है ट्रांसपेप्टाइडेशन, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को करेगी। थर्ड होती है ट्रांसलोकेशन, जो कि राइबोसोम की मूवमेंट, तो साइड्स भी चेंज होती है ना, देखो राइबोसोम की मूवमेंट से साइड भी चेंज होगी, सबसे पहले ए पे होगी, फिर पी पे, फिर ई पे जाएगी, तो ये इसको मेंटेन करने का काम करता है ये। उसके बाद इलोंगेशन फैक्टर्स प्रेजेंट, देखो इलोंगेशन की प्रोसेस देख रहे हैं तो यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर्स अगर हम देखें प्रोकैरियोट में, तो ये तो हो गए आपके ये EFTU, GTP, EFTS, EFG, ये हो गए प्रोकैरियोट के इनिशिएशन फैक्टर। और ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं मैंने EF1A, EF1B, EF2, ये हमें देखने को मिलते हैं यूकैरियोट में। और ये जो फैक्टर्स है ये हमें ट्रांसलोकेशन करवाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने TS लिखा है ना, उसका मतलब होता है थर्मोस्टेबल, और जहाँ पे भी TU लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसका मतलब है थर्मो अनस्टेबल। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको जीटीपी दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे पक्का हाइड्रोलिसिस हुआ होगा, और जो हाइड्रोलिसिस हुआ था उससे एनर्जी रिलीज होगी यूज टू बाइंड द टीआरएनए ऑन ए साइड। फिर ये टीआरएनए ए साइड पे जाके बाइंड करने के लिए ये एनर्जी यहाँ पे यूज होती है। ओके, फिर उसके बाद हमें एक और एक्टिविटी देखने को मिलती है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, विच लीड्स टू ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये ट्रांसपेप्टाइडेशन की एक्टिविटी को लीड करता है। प्रॉपर्टी ये है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की। तो प्रोकैरियोटिक में हमें 20S आरआरएनए देखने को मिलता है और यूकैरियोट में हमें 20S आरआरएनए देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम टर्मिनेशन की प्रोसेस को देखें, तो टर्मिनेशन की प्रोसेस में रिलीज फैक्टर मेनली रिक्वायर होते हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमें RF1 देखने को मिलता है, जो कि काम करेगा UAA एंड UAG। फिर एक होता है RF2, वो UAA और UGA इन दोनों स्टॉप कोडॉन पे काम करेगा। RF3 होता है जो स्टिमुलेट करता है डिसोसिएशन ऑफ RF1 एंड RF2 फ्रॉम द राइबोसोम आफ्टर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद ये RF1 और RF2 को डिसोसिएशन करने का काम करेगा फ्रॉम राइबोसोम। उसके बाद अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इसमें ERF जो होता है वो UAA, UAG, UGA पे काम करेगा। ERF3 GTP बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है राइबोसोम का डिसोसिएशन। तो राइबोसोम का डिसोसिएशन RCF यानी कि राइबोसोम साइक्लिंग फैक्टर जो होता है वो EFG के साथ जाके बाइंड होता है, जो कि GTP का हाइड्रोलिसिस करने का काम करता है। उसके बाद और एक फैक्टर होता है IF3, जो कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के अटैचमेंट को प्रिवेंट करने का काम करता है। ओके, और अगर लास्ट में अगर हम एक बार फ्लो चार्ट को डिस्कस कर ले कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो देखो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा इनिशिएशन के बारे में। और इनिशिएशन में हमने क्या देखा कि जो कि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट होती है 30S, वो mRNA के जो शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस होता है वहाँ पे आके बाइंड हो जाती है। फिर इनिशिएटर टीआरएनए फॉर्माइलेटेड मिथोनिन को लेके आता है और वो उसको स्टार्ट कोडॉन पे आके बाइंड करवा देता है। और फिर जो लार्ज राइबोसोम की सब यूनिट होती है 50S, वो 70S मतलब उससे वो 50S ज्वाइन होके 70S का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर सेकेंड प्रोसेस होती है इलोंगेशन। इसमें जो चार्ज टीआरएनए होता है वो राइबोसोम की ए साइट पे एंटर करता है। फिर जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने का काम करता है बिटवीन 2 अमाइनो एसिड। फिर राइबोसोम मूव्स होता है, यानी कि उसका ट्रांसलोकेशन होता है, शिफ्टिंग होता है टीआरएनए का फ्रॉम ए साइड टू पी साइड एंड देन ई साइड। फिर थर्ड प्रोसेस होती है टर्मिनेशन की, जो कि ऑफकोर्स करेंगे स्टॉप कोडॉन, जो कि होते हैं UAA, UAG एंड UGA, जो कि रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, जो कि रिलीज फैक्टर्स होते हैं वो, जो कि हमने नाम देखे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो रिलीज हो जाती है और राइबोसोम का डिसोसिएशन हो जाता है। ये तो हो गया ओवरव्यू। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो उसके इनिशिएशन के प्रोसेस में जो कि स्मॉल राइबोसोम की सब यूनिट होती है, जो कि होती है 40S इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, वो mRNA के 5 प्राइम एंड पे जाके बाइंड हो जाती है। वो स्टार्ट कोडॉन को स्कैन करती है विद इन द कोजैक सीक्वेंस। फिर इनिशिएटर टीआरएनए जो कि मिथाइलेटेड अब हमारा
मतलब मिथ्योनिन जो था नॉन फॉर्माइलेटेड वो आके बाइंड हो जाता है। फिर जो लार्ज सब यूनिट थी 60S वो ज्वाइन हो जाती है 40S से और फिर बन जाता है 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर सेकेंड प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, जो कि चार्ज टीआरएनए था वो ए साइट पे आके एंटर हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन हो जाएगा और फिर वो शिफ्ट करते करते जाएगा फ्रॉम ए साइट टू पी साइट एंड देन फाइनली ई यानी कि एग्जिट वाली साइट। फिर टर्मिनेशन में ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आएंगे हमारे स्टॉप कोडॉन जो कि होते हैं यूएए, यूएजी एंड यूजीए, अंबल, ओपर एंड ओचरे तो ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है रिलीज फैक्टर। फिर इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाता है और राइबोसोम डिसेंबल हो जाते हैं। ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में जिसमें हमने देखा ट्रांसलेशन के बारे में। ये जो फ्लो चार्ट था ये एक ओवरव्यू था। यहाँ पे आप क्या करो, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे जितने भी रिलीज फैक्टर थे, इनिशिएशन फैक्टर थे, उनको जोड़ लो। मतलब कौन से प्रोसेस में कौन कौन से इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कौन से सीक्वेंस पे इन्वॉल्व होते हैं, कोजैक सीक्वेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.